Dear students, in the last week we have discussed about the idea of mole and what we can have the with a mole. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट से क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं। तो पहला चीज जो हमने उस दिन आपको उस चार्ट के थ्रू बताया था कि किसी दिए गए अमाउंट में, किसी सब्सटेंस के दिए गए अमाउंट में, जैसे मान लो कि 180 ग्राम हमारा चीनी है, ग्लूकोज है, 10 ग्राम पानी है, कोई भी नमक है 250 ग्राम, उसमें हमारा एटम्स कितना है, मॉलिक्यूल्स कितना है, या आयंस कितना है, या इवन हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इन सब का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि व्हाट इज द number of electrons in 1.6 gram of CH4 gas। CH4 मीथेन है और इसका कितना है 1.6 ग्राम। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपको निकालनी है। तो पहले इसमें निकालेंगे क्या हम लोग कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ CH4 in 1.6 ग्राम। तो ये हो जाएगा 1.6 by 16, इसका मोलर मास 12 और 4 16 हुआ, 16 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे आप तो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट। देखिए ये हो गया 0.1 मोल। अब 0.1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कितने हो गए, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, इतने मॉलिक्यूल्स हुए। अब हम यहां मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो एक CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, तो एक CH4 का मॉलिक्यूल है तो कार्बन उसमें एक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हुई। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने संख्या में यदि मॉलिक्यूल हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई, तो वो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 6.022 10 टू द पावर 22 इंटू 10। ये 10 किसके लिए आया, यहां से आया, तो ये हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि वही एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो गया। तो इतनी संख्या में वहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्वेश्चन एक्सटेंड हो सकता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का है। तो इस एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अब देखिए ये 23 है और ये 10 पर पावर -19 है, तो 6.022 10 इंटू 1.602 10 टू द पावर 4 कूलम। कूलम चार्ज की इकाई है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 96,432 के आसपास आ जाएगा, इतना कूलम। और इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम कहते हैं। और आपने कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा होगा 9th क्लास या 10th क्लास में
कि इतना कूलम्ब का चार्ज जो है यह 1 फराडे के बराबर है। किसके बराबर है? 1 फराडे के बराबर। तो आपको यह मालूम होगा कि 1 फराडे का चार्ज 96,500 कूलम्ब का है, लेकिन यह 96,500 कूलम्ब ही कहां से आया? तो इट इज एक्चुअली द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है। तो आप मोल का यूज समझ रहे हैं। दूसरा जो चीज हम यहां पे लिखे हैं कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ मोल, तो उसमें हमने यहां पे लिखा था टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी। एसटीपी पर किसी गैस का आयतन आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यही हमारा 1.6 ग्राम मीथेन गैस है, तो ये हमारा 0.1 मोल हुआ। अब एसटीपी पर इसका आयतन कितना हो गया? 0.1 इंटू 22.4 लीटर्स। ये हमने बताया था उस चार्ट में। तो ये हो गया 2.24 लीटर्स एट एसटीपी। आपको यदि पूछा जाए कि 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस कितना होगा एट एसटीपी पर, तो हाइड्रोजन 1 मोल जो है ये 2 ग्राम्स हुआ। तो 20 ग्राम में 10 मोल, तो वॉल्यूम हो गया 224 लीटर्स। तो इस तरह से आप इन चीजों को सीख सकते हैं कि किसी भी गैस का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर है और उसमें हमारा जो प्रेशर है वह 1 एटीएम का है, जो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल का होता है। अब आप कहेंगे कि हमेशा कंडीशन एसटीपी का ही तो नहीं होता है। एसटीपी पर मैं फिर से आपको बताऊं कि टेम्परेचर कंडीशन एसटीपी पर है 0 डिग्री सी, यानी कि 273.15 केल्विन, और प्रेशर यहां पर है 1 एटीएम, जो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है। तो इस कंडीशन पर इसका किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है। लेकिन हमेशा यही कंडीशन नहीं रहेगा। मान लीजिए आपको रूम टेम्परेचर पर पूछता है। रूम टेम्परेचर हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 298 केल्विन। या कोई आपको 500 डिग्री सेल्सियस पर पूछे तो यहां पर आप 273 प्लस 500 यानी कि 773 केल्विन पर आपको निकालना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे चेंज कर दिए हमने, तो प्रेशर भी बदल सकते हैं। प्रेशर भी हमारा वेरिएबल हो सकता है। 2 एटीएम का प्रेशर ले लीजिए, 0.5 एटीएम प्रेशर ले लीजिए, कुछ भी। 760 mm के जगह पर आप 700 मिलीमीटर ले लीजिए। प्रेशर इतना घटता बढ़ता है, तो उसके हिसाब से हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपने गैस लॉज पढ़े होंगे। थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग गैस लॉज की कर देते हैं। ये 3 लॉज आपने पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। ये 3 तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किसी दिए गए अमाउंट गैस के लिए नियत तापमान पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसको समझने में कुछ खास बात नहीं है। आप एक बैलून में हवा भर करके और उसको बैलून को आप हाथ से दबाइए, प्रेस करिए, तो बैलून का साइज छोटा हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस का आयतन घट गया और प्रेशर कम करेंगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन है। लेकिन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर एंड अमाउंट कांस्टेंट। कांस्टेंट पैरामीटर यहां क्या रखना है?
तो टेम्परेचर और अमाउंट, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैस का आयतन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बैलून में हवा भर लीजिए और उसको गर्म पानी में डाल दीजिए। देखिए कुछ देर के बाद बैलून का आयतन बढ़ेगा और ज्यादा पानी गर्म होगा तो फट भी जाएगा। गर्मी के दिनों में आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आपका बाइक आवाज कर जाता है, साइकिल के ट्यूब फट जाते हैं, क्योंकि जो हवा आपने दी है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एक्सपैंड हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन टेम्परेचर। यहां पर कांस्टेंट क्या है? तो P एंड N शुड बी कांस्टेंट। और तीसरा एवोगाड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू N अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इफ T एंड P आर कांस्टेंट। तो ये हमने कांस्टेंट पैरामीटर को यहां पे लिखा है। बॉयल्स लॉ पहला, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा एवोगाड्रो लॉ। और इसी लॉज को हम इधर करके लिख सकते हैं ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में। बॉयल्स लॉ को हम लिख सकते हैं कि Pv बराबर कांस्टेंट या P1 V1 बराबर P2 V2। इससे आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। चार्ल्स लॉ को लिख सकते हैं कि V1 अपॉन T1 बराबर V2 बाई T2। ये दूसरा हो गया। और तीसरा है V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। ये तीन रिलेशन हमारा यहां से आ गया। अब ये लगेगा कैसे? तो जैसे मान लो एक गणित के रिलेशन को हम यहां देखें कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P या PV इक्वल्स टू K, कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। तो यदि P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इसी तरह से ये दोनों रिलेशन भी आ गया। अब पहले, दूसरे और तीसरे रिलेशन को यदि आप मिलाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि P1 V1 बटे N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय N2 T2। यदि सभी चीजें वेरिएबल हो तो एक जनरल रिलेशन हम लिख सकते हैं कि P1 V1 बाय N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय N2 T2। ये रिलेशन देखिए। और इसको हम लिख सकते हैं कि PV बटे NT इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम R लिखते हैं, जिसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आपको देखिए एक रिलेशन आ गया, PV इक्वल्स टू nRT। ये इक्वेशन कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट, अवस्था का समीकरण। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे इक्वेशंस को भी आपको समझना है। तो जहां कहीं हमको दो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन दिया हुआ हो, एक टेम्परेचर पर दिया है वॉल्यूम, दूसरे टेम्परेचर पर निकालना है वॉल्यूम, तो दो टेम्परेचर का वैल्यू लिख देंगे। एक वॉल्यूम दिया हुआ है, दूसरा निकल आएगा। तो यदि एसटीपी पर आपको कोई वॉल्यूम प्राप्त होता हो, निकल आता हो मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो उसको हम लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या गैस लॉज का अप्लाई करके हम उसको किसी दूसरे टेम्परेचर प्रेशर पर निकाल सकते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट का दूसरा यूटिलाइजेशन हुआ। गैस मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है इक्वेशन बैलेंस करके कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा, या किसी दिए गए अमाउंट के प्रोडक्ट को काम करने के लिए, बनाने के लिए हमको रिएक्टेंट्स की कितनी मात्रा लगेगी, कौन सा रिएक्शन में रिएक्टेंट पूरा यूज होगा, कौन बच जाएगा, इन सारी गणनाओं को करने का काम हम मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिए, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल इक्वेशंस।
जैसे तो तीसरा है टू फाइंड द अमाउंट ऑफ reactant oblique product in a given chemical equation. जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न यहां लिखता हूं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ calcium oxide for on heating 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एट 900 डिग्री सी। प्रश्न को ध्यान से देखिए, कहता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म ऑन हीटिंग 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एट 900 डिग्री सी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। CaCO3 को जब आप 900 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सॉलिड है, यह रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन हीट करके कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस बन करके उड़ जाएगा। यदि उस चैम्बर में नहीं रहेगा तो फिर ये इक्विलिब्रियम इधर तरफ नहीं आएगा, बाईं ओर नहीं आएगा ये अमाउंट। यह देखिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में बताता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट gives you 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आता है कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए ये जोड़ना भी सीखना है आप सबको, 40 12 और 16 थी 48, तो ये 100 ग्राम पर मोल हो गया। तो ये आपको देता है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो 40 ग्राम कितना देगा, तो 56 बाय 100 इंटू 40, यानी 5.6 इंटू 4, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 2 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इसमें बनेगा। बाकी CO2 बनेगा जो गैस के रूप में यूटिलाइज हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा ये एक छोटा आसान सा सवाल है, क्वेश्चन इससे भारी भी रहते हैं और उनको हम लोग इसके द्वारा सॉल्व करके बना सकते हैं। अगला मेरा इसमें एप्लीकेशन में है कि टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। जो सबसे महत्वपूर्ण यूज है मोल कॉन्सेप्ट का वो ये है टू एक्सप्रेस ए स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो आप हिंदी में कहेंगे घोल को सॉल्यूशन कहते हैं। तो फिर सवाल आएगा घोल किसको कहते हैं। तो सॉल्यूशन कहने से मतलब है कि आप एक डिफिनीशन बताएं। तो सॉल्यूशन का डिफिनीशन है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। होमोजेनियस मिक्सचर of 2 or more substance is called solution. दो या उससे ज्यादा
पदार्थों का समांगी मिक्सचर मिश्रण, where the particle size, ये जो जोड़ना चाहिए, पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू नैनोमीटर रेंज। अब कहेगा ये क्या है? दो या उससे ज्यादा पदार्थों का समांगी मिक्सचर जहां पार्टिकल साइज नैनोमीटर रेंज में आ जाए। तो इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। एक नैनोमीटर, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी काफी कैची वर्ड है और उसमें बहुत सारे रिसर्च के काम भी हो रहे हैं। तो एक नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर का हुआ या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर का हुआ। अब ये समझो कि 1 सेंटीमीटर का ये 10⁻7वां यानी 1 करोड़वां हिस्सा है 1 सेंटीमीटर का। इतना छोटा है। जैसे समांगी मिक्सचर यदि हम लोग आटे के अंदर हम पानी मिला के आटा गूंथ देते हैं, आटे के अंदर हम चीनी का पाउडर पेस्ट बना करके उसको मिला दें, तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, लेकिन वह सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि वहां हम आटे का साइज या चीनी का साइज कितना भी हम डस्ट के फॉर्म में रखेंगे, वह नैनोमीटर रेंज में नहीं रहेगा, वह माइक्रोन्स में भी नहीं आएगा, उससे भी ऊपर रहेगा। 10⁻⁻4 मीटर का रहेगा, 10⁻⁻5 का रहेगा। लेकिन जब हम चीनी के बड़े दाने को भी पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, नमक के बड़े दाने को भी हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, तो वहां नमक या चीनी का जो पार्टिकल साइज है वह नैनोमीटर रेंज में आ गया, इस रेंज में आ गया, तब वह सॉल्यूशन है। बात मेरी समझ में आ रही है कि जब वह नैनोमीटर रेंज में आ गया तब सॉल्यूशन है। आप कहोगे नैनोमीटर रेंज में आने से क्या होता है? नैनोमीटर रेंज में आने से उसको सामान्य फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एक बहुत अच्छा यहां पे प्रश्न है कि क्या मिल्क सॉल्यूशन है? तो आंसर इसका आप बताएं क्या होगा? नहीं, मिल्क सॉल्यूशन नहीं है। अक्सर आप देखते होंगे कि दूध लेकर के बहुत सारे लोग गांव से जब आते हैं शहर में, तो स्टेशन के पास मिल्क से क्रीम निकालने की मशीन लगी हुई होती है और वहां पे मशीन से दूध से क्रीम निकाल के अलग कर लिया जाता है और थोड़ा कम क्रीम का दूध फिर वो बाजार में बेचते हैं। तो वहां एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, कोई और काम नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं डाला जाता है, बस उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिए हमने, हटा दिया। तो जो फैट का मॉलिक्यूल्स है वो नैनोमीटर से बड़े साइज का है और वह हमारा फ्लोट करके बाहर हो जाता है और मिल्क नीचे बच जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको सस्पेंशन के कैटेगरी में रखते हैं। मिल्क इज नॉट ए ट्रू सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन और सस्पेंशन के डिफरेंस को समझना है। तो आज के दिन हम लोग कहते हैं कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ताकत क्या होती है। यदि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो इसमें एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट है। अक्सर स्टूडेंट को हम लोग पूछते हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो कहता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। लेकिन यह कोई गणित का जोर नहीं है, परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट की कितनी मात्रा सॉल्वेंट में है या सॉल्यूशन में है,
इसके आधार पर हम उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ निकालने का कुछ कॉमन टर्म है ग्राम पर लीटर। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम मौजूद हैं? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन। दूसरा आता है परसेंटेज स्ट्रेंथ, और परसेंटेज स्ट्रेंथ को हम लोग 3 तरीके से लिखते हैं, W/V, V/V और W/W। ये जो पहला है W या V या W यहां पर जो है, इसका मतलब है सॉल्यूट। ये जो पहले हम लोगों ने लिखा है, ग्रीन से इसको कर देते हैं। जो ग्रीन से है वो किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। और इधर जो चीज हम लिखे हैं ये है हमारा सॉल्यूशन के लिए, ब्लैक से। अब कोई सॉल्यूशन यदि 5% है, W/V, 5% W/V, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे ही आप 100 में बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज। V/V का मतलब हुआ दोनों चीज मिलीलीटर में 5% V/V। कप सिरप वगैरह के बॉटल्स पे V/V लिखा रहता है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 5 ml इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। और W/W यदि 5% W/W रहे, इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यहां तीनों चीजें सॉल्यूशन का। तो ये तीनों आप मतलब समझ गए, परसेंटेज स्ट्रेंथ, W/V, V/V और W/W का। तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है वो है मोलरिटी में। मोलरिटी में ये कहलाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे आ गया मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग मोलरिटी कहते हैं। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो हमारा स्ट्रेंथ है वो है मोलरिटी का। तो आज के दिन के लिए इतना काफी है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस आप पढ़िए, कितने तरह के स्ट्रेंथ्स होते हैं, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस पर दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक्स में, या कोई भी किताब आप देखेंगे उसके अंदर, और उससे न्यूमेरिकल्स को देख करके समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट डे विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट, एंड दैट विल बी द फाइनल टॉपिक फॉर द मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।